हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी सीबीएसई स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में वितान का चैप्टर सेकंड जूझ स्टार्ट किया था। मैंने आपको इसमें क्या बताया, किस तरीके से वो बालक पढ़ना चाहता है और उसके दादा उसे पढ़ने नहीं देते, स्कूल से उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। ठीक है, 4th क्लास में उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। उनका उद्देश्य है कि इसे पढ़ना नहीं बल्कि खेती बाड़ी करनी चाहिए। लेकिन बच्चा जो था, जो लेखक आनंद यादव है, ये बच्चा ही बड़ा होकर लेखक बनता है, आनंद यादव, और वो बच्चा पढ़ना चाहता है। ठीक है, और किस तरीके से वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करो। यहाँ तक मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिया था। ठीक है, सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भरकर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात माँ से छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने को की बात को वे बरहेला सूअर की तरह गुर्राते हैं। मुझे मालूम है माँ ने मन में अगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ है। माँ ने कहा कि उनके मन में जंगली सूअर गहराई में बैठा हुआ है। माँ भी समझ रही थी कि इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन माँ ने क्या कहा कि मैं उन्हें नहीं कह सकती। पढ़ाई की बात सुनते ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब खेती में सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं है। बच्चे ने कहा कि माँ, खेती के भी सारे काम हो गए हैं, कोई कार्य अभी बचा नहीं है, इसलिए कहता हूँ दत्ता को राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहा। आज ही रात को उसके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। देखिए, बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है कि गांव का जो मुखिया है दत्ता साहब, हमें उसके पास चलना चाहिए और आप मेरे साथ उसके पास चलिए। हम उन्हें ये सारी बात बताएंगे, वो ज़रूर दादा को मेरे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समझाएंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ को लग रहा था ये असंभव कार्य है, उन्हें पढ़ने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, वो मानेंगे ही नहीं। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में भी तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उनका बस नहीं चलता था। लेखक क्या कह रहे कि मैं भी समझ रहा था कि मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ूं, लेकिन दादा के आगे उनकी नहीं चलती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। अब लेखक अपनी माँ को लेकर दत्ता देसाई के पास चले जाते हैं, गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं। देखिए बेटा, इस बच्चे में कितनी पढ़ने की लगन थी, जबकि इसे कोई पढ़ने नहीं दे रहा था। और एक आप लोग हैं जो सारी सुविधाएं होते हुए भी पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो पढ़ने ऐसे बच्चे ही आगे जाकर ज़रूर कुछ निकलते हैं। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ, नहीं अच्छी तरह देख। उठते बैठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है,
अब परीक्षा नज़दीक आ गई। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया तो पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। देखिए, सेशन मार्च में ख़त्म हो जाता है। कौन सा माह चल रहा था? जनवरी का। तो भी बच्चा क्या कह रहा है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, अगर अभी भी मैं क्लास में जाके पढ़ लिया तो 2 महीने में मेरी तैयारी कर हो जाएगी, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम्हें भी आ जाना। रे छोरा जी कहकर दत्ता साहब ने अब एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि ठीक है तुम घर जाओ और उन्हें यहाँ भेज देना और 1 घड़ी बाद तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमारे यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह उनसे मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे तो करना है, मैं करूँगी। देख, उसके सामने ही मुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। देखिए, दत्ता साहब ने क्या कहा कि मैं उनके आगे तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम साफ साफ बोलना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आए। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई, कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत में आ जाने पर जरा भेज देना, कुछ काम इधर भेज देना, कुछ काम वाम है। दादा ने अधीरता से पूछा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, अब तक तो रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। पहले ही दादा तुरंत खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। ये तो पूरी देखिए प्री प्लानिंग थी, पूरी उनकी योजना बनी हुई थी। दत्ता जी ने किस तरीके से उस योजना को बनाया था। ठीक है, बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ आया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? जी हाँ। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया। सारा इतिहास, उन्होंने उनसे क्या कहा कि सारा इतिहास जानता है कि तू सारा दिन बाहर घूमता, सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की बनाई। देसाई के मठवा खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा ने हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसमें मुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला जा इधर, सुबह शाम जो हो सके
वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई है, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसा हो, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, कभी खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा को कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीनकर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ तो कभी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर इसका पढ़ना लिखना बंद कर देना ठीक नहीं। अब देखिए दत्ता जी ने किस तरीके से दादाजी को डांटा और उस बच्चे को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा, जबकि कौन सा माह चल रहा था, जनवरी। अब सेशन कंप्लीट होने में, सत्र कंप्लीट होने में मात्र 2 महीने बचे थे, लेकिन उस बच्चे ने 2 महीने में भी बोला मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि उसे खुद को पढ़ने की लगन थी। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेतों पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेतों पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों से ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिरी लगाना। समझे मंजूर है या नहीं? गैर हाजिरी लगाना अर्थात कभी जब काम ज़्यादा हुआ तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी भी करनी पड़ेगी। अब दादा ने उस पर अपनी बहुत सी शर्तें लगा दी कि स्कूल जाना, लेकिन स्कूल जाने से पहले खेतों का सारा काम करना पड़ेगा, स्कूल से आके ढोर चराने पड़ेंगे, और कभी काम ज़्यादा हुआ तो तुम्हें छुट्टी भी करनी पड़ेगी। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद में उमड़ रहा था अर्थात उस बालक को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्यों खुशी हो रही थी? क्योंकि उसके मन की इच्छा पूरी हो रही थी। उसकी मन की इच्छा क्या थी? वो पढ़ना चाह रहा था, ठीक है। और पहले दादाजी ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी, और राव दत्ता साहब के यहाँ जाने के बाद उसने जो योजना बनाई, उस योजना के तहत उसे स्कूल जाने की अनुमति मिल गई। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो वह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो खेत गांव में जहाँ मिलेगा वही कुचलता हूँ कि नहीं। मुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, तुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से
छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की या मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नपास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिख रहा था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान कर नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो रहा था मन ये सब सोचकर मन दुखी हो रहा था। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा हुआ, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? क्या दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चाहन के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालू गगड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मैं गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया। मास्टर जी नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए होश की आवाज़ की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रखा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल को धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणवारे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी ले मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उठाने गया और कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया है और वहाँ रख दिया है। यह चाहन का बच्चा बिना बात उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर जी ने लड़के की ओर चले गए। देखिए किस तरीके से बेटा ये स्कूल गया ये बच्चा, ठीक है। लेखक आनंद यादव बनता है बाद में, कितनी परेशानियां झेल के स्कूल जाता है, कितनी दत्ता साहब से योजना बनाता है, माँ के साथ जाता है, स्कूल जाने की इसको अनुमति मिलती है, लेकिन इसे ये कहा जाता है पहले घर के सारे कार्य तुम्हें करने पड़ेंगे, और ये सब कार्य के लिए हाँ कर देता है। स्कूल जाता है, स्कूल में किस तरीके का इसे माहौल मिलता है, कैसे बच्चे इसे चिढ़ाते हैं, ठीक है। और क्यों? पर इसके अंदर पढ़ने की लगन थी, इसे ये था कि मुझे पढ़ना है। इन सब चीज़ों पर इसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई जितना पढ़ाया है इसे अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।